नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल नहीं भूले। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट और ट्रिकी एमसीक्यू की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है उनकी शुरुआत, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। A client develop craving while withdrawing from alcohol. अल्कोहल लेने का आदि मरीज, अब उसको क्रेविंग हो रही है जब विड्रॉल इफेक्ट आ रहा है अल्कोहल का। अल्कोहल के विड्रॉल इफेक्ट का पेशेंट को क्या हो रही है? क्रेविंग वहां पे देखने को मिल रही है। Which measures will best help the client to maintain sobriety? कौन से मेजर्स जो है वो मदद करेंगे क्लाइंट की सोब्रिटी को मेंटेन करने के लिए? अल्कोहल विड्रॉल का पेशेंट है, क्रेविंग वहां पे पेशेंट को हो रही है। कौन सा मीजर्स जो है वो मदद करेगा, हेल्प करेगा अल्कोहल के विड्रॉल जो है ना उसको मेंटेन करने में, सोब्रिटी को मेंटेन करने में? प्लेसिंग द क्लाइंट इन सेक्लूजन फॉर 24 आवर्स, रेस्ट्रिक्टिंग विजिट्स फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, रिकवरिंग अल्कोहलिज्म, एंड लास्ट है असाइनिंग ए स्टाफ मेंबर टू स्टे अंटिल द क्रेविंग पास। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। कौन सा तरीका है जो उसकी मदद कर सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर? कौन सा तरीका है जो उसकी मदद कर सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखिएगा, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा, देखिएगा, बहुत सिंपल सी मीन है। क्रेविंग जब पेशेंट को होती है ना, क्रेविंग का मतलब होता है अल्कोहल लेने की इच्छा होना, है ना, क्योंकि अल्कोहल जो है एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। तो जब पेशेंट को क्रेविंग होती है और विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल के कारण ये क्रेविंग हो रही है, तो सबसे बेस्ट हेल्प करने वाले जो मीजर्स है वो है कि मरीज जो है वो सपोर्ट गेन करे, रिकवरिंग अल्कोहलिज्म। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सपोर्ट ग्रुप की जरूरत रहती है ना। अगर उसको सपोर्ट मिल जाए, अल्कोहल रिकवरिंग, जो अल्कोहल से रिकवर कर रहे हैं, अल्कोहलिक्स जो रिकवर कर रहे हैं, उनका सपोर्ट ग्रुप होता है। इसको अल्कोहलिज्म एनोनिम ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो अगर उनको उस ग्रुप का सपोर्ट मिल जाए तो मरीज जो है यहाँ से रिकवर कर सकता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with Addison's disease has a diagnosis of fluid volume deficit related to the inadequate adrenal hormone secretion. एडिसन्स डिजीज का मरीज है, डायग्नोसिस क्या बना है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट, और वो किससे संबंधित है? इनएडिक्वेट एड्रिनल हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से। विच फ्लूइड आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट विद एडिसन डिजीज? एडिसन डिजीज वाले मरीज में जिसमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट है इनएडिक्वेट एड्रिनल हार्मोन की वजह से, तो कौन सा फ्लूइड आइटम जो है, कौन सा फ्लूइड जो है वो अप्रोप्रिएट है एडिसन्स डिजीज वाले मरीज में? मिल्क एंड डाइट सोडा, वाटर एंड टी, बोलन एंड जूस, कॉफी एंड जूस, विच इज द करेक्ट वन? सबसे अच्छा कौन सा फूड आइटम है एडिसन्स डिजीज वाले मरीज में? एडिसन्स डिजीज है, तो एडिसन्स डिजीज वाले मरीज में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट है, एड्रिनल हार्मोन का सिक्रेशन कम हो रहा है, तो डेफिनेटली सोडियम की कमी होगी, हाइपोनेट्रीमिक कंडीशन रहेगी, सोडियम जो है उसका डेफिशिट रहेगा। तो जब आप फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हो तो ऐसे फूड आइटम चूज करने हैं जिसमें सोडियम का कंपोजिशन ज्यादा हो, जिसमें सोडियम का कंपोजिशन ज्यादा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जवाब लिखिएगा। जिसमें सोडियम ज्यादा है वो फूड आइटम आपको देना है। देखो, मिल्क और डाइट सोडा में सोडियम ज्यादा नहीं होता, ये तो खोटा जवाब हो गया। वाटर और टी में भी सोडियम नहीं होता, ये भी खोटा है। तो ऑप्शन सी और डी में बनेगा। और कॉफी और जूसेज में सोडियम नहीं होता, जबकि बोलन और जूसेज के अंदर सोडियम हाई अमाउंट के अंदर होता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इसके अंदर सोडियम रिच फूड आइटम्स होते हैं। लेमन होता है जिसमें सोडियम ज्यादा होता है, टोमेटो होता है जिसमें सोडियम ज्यादा होता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सोडियम रिच जो है चीजें देना है, क्योंकि मरीज में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट है, एड्रिनल हार्मोन का सिक्रेशन एडिक्वेट नहीं हो रहा है। बहुत ही बढ़िया,
बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is preparing to administer diphtheria, tetanus and pertussis, Hib vaccine and hepatitis B immunization to an infant. एक नर्स है जो एक इन्फेंट को डीटीपी, हिब और हेपेटाइटिस बी 5 वैक्सीन एक साथ लगा रही है, पेंटावेलेंट इसको नाम देते हैं। द नर्स शुड क्या करेगी, है ना, जब आप ये 5 वैक्सीन एक साथ लगा रहे हो, पेंटावेलेंट के नाम से अवेलेबल होता है, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस बी और हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं, तब आपको किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है एडमिनिस्टर ऑल द इम्यूनाइजेशन इन वन साइड, एक ही साइड पे सारा इम्यूनाइजेशन कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन द डीटीपी इन वन लेग एंड द हिब एंड द हेपेटाइटिस बी इन द अदर लेग। पेंटावेलेंट फॉर्म में हो तब तो ठीक है, लेकिन ये तो अलग अलग अवेलेबल है। ये कह रहा है कि डीटीपी एक में लगाओगे और हिब और हेपेटाइटिस बी अलग अलग लगाओगे। सी है एडमिनिस्टर द डीटीपी इन द लैब, डीटीपी को लैब में लगाओगे, हिब को दूसरे लैब के अंदर और हेपेटाइटिस बी को आर्म के अंदर लगाएंगे। अगला है एडमिनिस्टर द डीटीपी एंड हिब इन वन लैग एंड द हेपेटाइटिस बी इन द आर्म। विच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन? डीटीपी, हिब और हेपेटाइटिस बी इन्फेंट के अंदर आप जब एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आर्म के अंदर तो लगाते ही नहीं है, ये तो खोटा ही जवाब हो गया। इंट्रामस्कुलर आर्म के एरिया में बच्चे में नहीं लगाया जाता है, मिड थाई में लगाया जाता है। वास्टस लैटरलिस मसल, जो आईएम इंजेक्शन की साइट होती है बच्चों में, वो वास्टस लैटरलिस मसल होती है, ये मिड थाई मसल है, तो आर्म के अंदर तो लगाते ही नहीं है, तो सी और डी तो वैसे ही खोटे हो गए। और सारे इंजेक्शन को एक ही साइट पे एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। अगर ये पेंटावेलेंट होता, एक ही इंजेक्शन होता तो एक ही जगह लगता, लेकिन ये अलग अलग दिया हुआ है, डीटीपी अलग है, हिप अलग है और हेपेटाइटिस बी अलग है, तो सारे इंजेक्शन एक ही साइड पे एक ही जगह पे कभी भी नहीं लगाते हैं, इसलिए ये आंसर भी खोटा हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। हम कहाँ एडमिनिस्टर करेंगे? एक लेग के ऊपर डीटीपी और दूसरे लेग में हिप और हेपेटाइटिस बी, तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। लैब रिजल्ट इंडिकेट दैट ए क्लाइंट, लैब रिजल्ट इंडिकेट दैट ए क्लाइंट रिसीविंग हिपेरिन हैज ए प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। जो क्लाइंट हिपेरिन रिसीव कर रहा है उसमें ब्लीडिंग टाइम क्या हो चुका है? प्रोलॉन्ग हो चुका है। विच मेडिकेशन इज द एंटीडोट फॉर हिपेरिन? लैब रिजल्ट आप असेस कर रहे हो एक क्लाइंट के अंदर जो कि हिपेरिन रिसीव कर रहा है, और उस हिपेरिन रिसीव करने वाले मरीज में ब्लीडिंग टाइम जो है वो क्या हो चुका है? प्रोलॉन्ग हो चुका है। ब्लीडिंग टाइम क्या हो चुका है? प्रोलॉन्ग। तो कौन सी दवाई एंटीडोट की तरह काम करेगी हिपेरिन के लिए? कौन सी दवाई हिपेरिन के लिए एंटीडोट की तरह काम करेगी? फाइटोनेडियोन, टिक्लोपिडीन, प्रोटामिन सल्फेट, एमाइनो कैप्रिक एसिड। हिपेरिन का एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट नहीं कहते हैं इसको, लेकिन यूनिवर्सल क्वेश्चन इसको जरूर कहते हैं। मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, हिपेरिन का एंटीडोट यहाँ पे पूछा है। बहुत अच्छे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, राफेल बना दिया आपने कमेंट बॉक्स हो, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। यस, इट्स सी, इट्स सी, प्रोटामिन सल्फेट इज द एंटीडोट फॉर हिपेरिन। हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट दवाई है और जिसकी टॉक्सिसिटी से मरीज में ब्लीडिंग की रिस्क होती है, और उसका एंटीडोट हम काम में लेते हैं प्रोटामिन सल्फेट। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, प्रोटामिन सल्फेट काम में लिया जाएगा। फाइटोनेडियोन विटामिन के, विटामिन के का दूसरा नाम है, वारफरिन का एंटीडोट है विटामिन के। विटामिन के जो है वो वारफरिन का एंटीडोट है, और विटामिन के जो है वो काम में लिया जाता है वारफरिन का ओवरडोज होने पे। टिक्लोपिडीन जो है वो भी एक एंटी प्लेटलेट एजेंट के अंदर आता है, और एमाइनो कैप्रिक एसिड जो है वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सॉरी इट्स टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, टीपीएज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है उसका एंटीडोट होता है एमाइनो कैप्रिक एसिड। तो टीपीएज का एंटीडोट है एमाइनो कैप्रिक एसिड, और प्रोटामिन सल्फेट हिपेरिन का एंटीडोट है, और टिक्लोपिडीन एक एंटीप्लेटलेट एजेंट की तरह काम करता है, और फाइटोनेडियोन विटामिन के वारफरिन का एंटीडोट है। हमें हिपेरिन का एंटीडोट पूछा, इसलिए करेक्ट आंसर सी बना। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का ये ऐप आपको वहां पे दिखेगा। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना प्यार दर्शाया और ऐप को 5 स्टार रेटिंग तक पहुंचाया। इसके लिए टीम नोबल आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं।
इस ऐप के ऊपर, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में जब आप इस ऐप को देखोगे तो डिफरेंट टाइप के फीचर्स वाला ये ऐप है। इस ऐप में मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल है। इस ऐप पे आपको वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी। वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी है। फ्री टेस्ट सीरीज एनक्लेक्स बेस्ट, नॉरसेट पेपर के बेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी है। उसको सॉल्व करें, अपने कंसेप्ट को उसके ऊपर लगाए और पता करें कि आप प्रिपरेशन में कहाँ परसिस्ट कर रहे हैं। अगर आप उस टेस्ट सीरीज में स्कोर कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपके जवाब नहीं बन पा रहे, आपके कंसेप्ट नहीं लग पा रहे, तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, नोवल टीम पहुंच जाना है ऑफलाइन स्टडी के लिए। नोवल टीम के पास पहुंच जाना है ऑफलाइन स्टडी के लिए, जिसका एड्रेस बहुत सिंपल है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी इवनिंग बैच यहाँ पे शुरू हो चुका है। 2:30 बजे से बैच स्टार्ट है, 2:30 PM इवनिंग बैच चल रहा है। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, जोधपुर। तो बस करना क्या है? अपने कंसेप्ट को बनाने के लिए टीम नोवल से जुड़ जाइए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। और नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूबॉर्न ऑफ 32 वीक gestation is diagnosed with respiratory distress syndrome 3 hours after birth. An assessment finding in the newborn with respiratory distress syndrome is: first है feeding difficulties, second है nasal flaring, third है increased blood pressure और fourth है temperature instability। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। न्यूबॉर्न बेबी 32 वीक ऑफ गेस्टेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उसको डायग्नोस हुआ है 3 घंटे बाद में, जन्म के 3 घंटे बाद में। कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से संबंधित है? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से संबंधित असेसमेंट फाइंडिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा, जब भी किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, RDS होता है, तो उस बच्चे के अंदर इरेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न हो जाता है। क्या हो जाता है? इरेगुलर। और कौन हो जाता है इरेगुलर? रेस्पिरेटरी पैटर्न। रेस्पिरेशन का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या हो जाता है? इरेगुलर हो जाता है। रेस्पिरेशन का पैटर्न इरेगुलर हो जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर। तो रेस्पिरेटरी पैटर्न इरेगुलरिटी का यहाँ पे एकमात्र साइन है नेजल फ्लेरिंग। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर न्यूबॉर्न बेबी में नेजल फ्लेरिंग देखने को मिल रही है, इसका मतलब उसमें RDS हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है। तो RDS की कंडीशन के अंदर नेजल फ्लेरिंग देखने को मिलेगी। बी करेक्ट आंसर है। फीडिंग डिफिकल्टी वहां पे नहीं होगी, फीडिंग डिफिकल्टी नहीं होगी। RDS के अंदर नेजल फ्लेरिंग के अलावा ग्रंटिंग रेस्पिरेशन होता है, चेस्ट रिट्रक्शन होता है, बच्चा में ग्रंटिंग 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 साउंड वाला रेस्पिरेशन होता है, चेस्ट रिट्रक्शन देखने को मिलता है, नेजल फ्लेरिंग देखने को मिलता है। ये सब चीजें देखने को मिलेगी। फीडिंग डिफिकल्टी वहां पे नहीं होगी, इसलिए खोटा जवाब है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं होगा और टेम्परेचर इनस्टेबिलिटी नहीं होगी। तो A, C और D तीनों ही खोटे जवाब है। बी करेक्ट आंसर है, नेजल फ्लेरिंग देखने को मिलेगा। बी करेक्ट आंसर है, नेजल फ्लेरिंग देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की रिस्क को रिड्यूस करने के लिए द नर्स टू टेल पेरेंट्स टू प्लेस द इन्फेंट। नर्स पेरेंट्स को कहेगी कि बच्चे को रखना है। कैसे रखना है? प्रोन व्हाइल ही इज स्लीपिंग, साइड लाइंग व्हाइल ही इज अवेक, ऑन हिज बैक व्हाइल ही इज स्लीपिंग, प्रोन व्हाइल ही इज अवेक। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इसको अगर रोकना है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या होता है? जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको अगर प्रोन पोजीशन के अंदर लेटा दिया जाता है तो बच्चा जो होता है वो सफोकेशन की वजह से एक्सपायर हो जाता है। तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के अंदर बच्चे को प्रोन पोजीशन में तो कभी भी नहीं रखना होता है ना। अगर इसको आप रोकना चाहते हो तो प्रोन पोजीशन नहीं रखना है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो खोटे हो गए, क्योंकि ना तो सोते समय ना जागते समय कभी भी बच्चे को प्रोन पोजीशन में नहीं रखना है। अब दो पोजीशन बनी है, एक बची हुई है साइड लाइंग पोजीशन और एक बची है ऑन इज बैक व्हाइल इज स्लीपिंग। जवाब लिखिएगा दोनों में से, मतलब सुपाइन लेटाएंगे या साइड लाइंग लेटाएंगे? साइड लाइन, सुपाइन, कौन सा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा, साइड लाइन भी नहीं देंगे क्योंकि साइड लाइन से प्रोन हो जाएगा और प्रोन से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो जाएगा। तो प्रोन नहीं होने देना है, इस ऐसी कोई पोजीशन डेवलप नहीं करनी है जिससे बच्चा प्रोन पोजीशन में चला जाए। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे हो गए। तो बच्चे को कौन सी पोजीशन में रखेंगे? सुपाइन पोजीशन में, बैक साइड से लेटाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब सुपाइन पोजीशन से बच्चे को लेटाएंगे तो उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम नहीं होगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Which of the following play activities is most developmentally appropriate for the toddler? कौन सी प्ले एक्टिविटी जो है वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट है एक टोडलर बच्चे के लिए? कौन सी प्ले एक्टिविटी जो है वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट है एक टोडलर के लिए? टोडलर उम्र जो है वो 1 से 3 साल की उम्र को बोलते हैं। 1 से 3 साल का जो बच्चा है उसको टोडलर बोलते हैं। और टोडलर के अंदर कौन सी प्ले एक्टिविटी जो है वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट रहेगी? चार ऑप्शन है, वॉचिंग कार्टून, पुलिंग ए टॉय वैगन, वॉचिंग ए मोबाइल और कलरिंग विद क्रेयॉन इन ए कलरिंग बुक। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। कौन सी प्ले एक्टिविटी जो है वो एक टोडलर के लिए अप्रोप्रिएट रहेगी, मोस्ट डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट रहेगी एक टोडलर के लिए? कौन सी प्ले एक्टिविटी? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। कार्टून देखना, टॉय वैगन को पुल करना, मोबाइल को वॉच करना या क्रेयॉन कलरिंग बुक के अंदर कलर क्रेयॉन करना। विच इज द करेक्ट वन? विच इज द करेक्ट वन टोडलर के लिए? देखिएगा, कार्टून टोडलर नहीं देखता है, मतलब ये बहुत अर्ली पीरियड है, ये खोटा जवाब हो गया। सी आंसर भी इनकरेक्ट है, क्योंकि मोबाइल एक टोडलर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, वॉच वाला मोबाइल वाला ये इसके लिए अप्रोप्रिएट एक्टिविटी नहीं है। और डी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो टोडलर उम्र है ये उसका इतना मोटर डेवलपमेंट नहीं है कि वो क्रेयॉन से कलर कर दे किसी कलरिंग बुक में। तो ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी करेक्ट आंसर है, टो वैगन को पुल करने का काम टोडलर कर सकता है, ये अप्रोप्रिएट है उसकी एज के अनुसार। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए सी और डी, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The physician has discharged a client with the diverticulitis with a prescription for Psyllium, है ना, इसबगोल, साइलियम इसबगोल को कहते हैं। तो डाइवर्टिकुलाइटिस का मरीज है, उसको इसबगोल लिखे, साइलियम लिखे डिस्चार्ज कर दिया फिजिशियन ने। व्हेन टीचिंग द क्लाइंट हाउ टू प्रिपेयर द मेडिकेशन, द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू। जब मरीज को यह समझाया जा रहा है कि दवाई को कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप एज ए नर्स उस मरीज को क्या बताएंगे, क्या चीज बताएंगे? फर्स्ट है dissolve the medication in gelatin or applesauce. Second है mix the medication with water and drink it immediately. थर्ड है स्प्रिंकल द मेडिकेशन ऑन आइसक्रीम और शरबत। लास्ट है टेक द मेडिकेशन विद एन ऑंच ऑफ एंटासिड। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, कौन से तरीके से साइलियम को लेने का समझाएंगे आप पेशेंट को? कौन सा तरीका है साइलियम को लेने का? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। जिलेटिन एप्रेजल में डिजोल्व करेंगे, पानी में मिक्स करके तुरंत पी लेंगे, स्प्रिंकल करेंगे आइसक्रीम और शरबत से, और दवाई को लेंगे एंटासिड के साथ में, आउंच ऑफ एंटासिड। जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। दवाई को लेने का सबसे अच्छा तरीका है उसको पानी के साथ में मिक्स करके इमीडिएटली ड्रिंक कर लो। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, पानी के साथ में मिक्स करके, मिक्स द मेडिकेशन विद वाटर एंड ड्रिंक इट इमीडिएटली, ये सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ये साइलियम को प्रिपेयर करके लेने का तरीका नहीं है, तीनों ही खोटे जवाब है। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का ये ऐप, नोवल का ऐप आपको वहां पे दिखेगा। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और ऑनलाइन क्लासरूम स्टडी के लिए टीम नोवल के संग जुड़ जाइए। इस ऐप पे आपको डिफरेंट टाइप के फीचर, शानदार फीचर वाला ये ऐप है, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो अपना एनक्लेक्स पैटर्न का, और नॉट सेट प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज अपलोड है, फ्री टेस्ट सीरीज, वेलकम टेस्ट सीरीज जो है उसको आप सॉल्व करें अपना स्कोर देके, और जांचे कि आप नॉट सेट के लिए कितना प्रिपेयर है, कितनी कंसेप्चुअल स्टडी आप कर चुके हैं, कितने कंसेप्ट आप लगा पा रहे हैं। और अगर वहां पे कहीं कमी है तो आप टीम नोवल से जुड़ जाइए कंसेप्ट बनाने के लिए ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जो कि शुरू हो चुकी है टीम नोवल की। एड्रेस बहुत सिंपल है, भगत की कोठी, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो जुड़ जाइए टीम नोवल के साथ में और अपने कंसेप्ट को तैयार करिए नॉट सेट ईएसआईसी के पैटर्न के अनुसार। और एक बेहतरीन स्टडी अगर आपको करना है तो टीम नोवल ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी इवनिंग बैच 2:30 बजे से लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।
होप सो आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने की जो है कोशिश करावें, जिससे मैक्सिमम लोग जो है इस कंटेंट का फायदा उठा सके। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर कुछ आप अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, तो आप एक बेहतरीन भविष्य निर्माण करने जा रहे हो। और इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।